याद रखना बेटा। थोड़ी सी देर इसके व्यू की बात कर लेते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। इससे पहले वाले चैप्टर में जो पढ़े थे, अभी बीच बीच में पूछेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं। डाइपोल में जो डेरिवेशन पढ़े थे अपन ने, वो डेरिवेशन जो थे वो कौन कौन से डेरिवेशन थे डाइपोल वाले? पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बीच बीच में बोल दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो पॉइंट चार्ज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल था, पोटेंशियल एनर्जी था वहां पे। फिर उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो थे उनके तीनों वाले डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी वो ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी वाला जो किया था। इसके अलावा एक छोटे क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स वो हो सकता है, या लास्ट में कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, ये पुराने चैप्टर्स की बात हुई। अब न्यू चैप्टर की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान पहले रखना, थोड़ा सा ध्यान बाद में रखना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी चैप्टर के नाम बोल ही देता हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला आता है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो पढ़ेंगे भी सही, क्या होती है क्या नहीं होती है। छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स की आते हैं उनकी बात कर रहे हैं पहले। उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, एक मोबिलिटी होता है अपने पास, वो व्हाट इज द मोबिलिटी, और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू NAVDE होता है ना, एक रिलेशन I इक्वल्स टू NAVDE, वो वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दूं इंपॉर्टेंट के नाम, ताकि आगे फिर। सबसे पहले तो मैंने लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा रहा अभी, तो इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे फिर इसमें पूछेंगे लास्ट में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर 2 मोबिलिटी, और 3 I इक्वल्स टू NAVDE रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है। और ये तो छोटे वाले क्वेश्चंस हुए। मेजर क्वेश्चंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड, बता रहे हो क्या सब थर्ड चैप्टर के? हाँ, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो फिर बाद में तो बता ही दूंगा पढ़ने के बाद, कोई छोटा मोटा छूट जाए तो। वरना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सेकंड के बता दिए अभी, बार बार ही नहीं बताऊंगा यार, बता दिए सेकंड के। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद में किरचॉफ लॉ, केवीएल पे न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स किस पे? केवीएल, केवीएल को साइड ढंग से न्यूमेरिकल कर लेना। वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड केवीएल दोनों अप्लाई होते हैं उसमें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उस केवीएल पे। अपन भी करेंगे कुछ सोल्व, अभी तो आगे बढ़े। फिर उसके बाद 6 वेरिएशन ब्रिज का प्रिंसिपल, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहीं से इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो होता है थियोरेटिकल चैप्टर, जिसमें से 5 या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन होता ही होता है। या तो वो प्रिंसिपल हो, वेट स्टोन ब्रिज हो सकता है, या मीटर ब्रिज हो सकता है। यहीं से सारे टॉपिक है, वो तो टॉपिक 6 के बाद 7, इनमें से एक आता है 7 8 लास्ट वाले थियोरेटिकल है, मीटर ब्रिज या 8 पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर। और इसकी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है, इनमें से एक कोई सा भी। एक तो है फर्स्ट, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे? ये तुम सोचो कि 8-10 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट बता दिए चैप्टर के, कुछ भी नहीं है, चैप्टर तो अभी बहुत बड़ा ही है। ये तो मैंने कुछ टॉपिक्स गिने हैं इसके। इसके अलावा इसमें टॉपिक की काउंटिंग करें तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस
स्मॉल आर, और सेकंड होता है इसका कंपेयर ऑफ डब्ल्यू एस बी क्या है, वेट स्टोन ब्रिज है भाई, वेट स्टोन ब्रिज डब्ल्यू एस बी। और कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल है ना, कंपेयर ऑफ ईएमएफ, केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सब पढ़ेंगे ना आगे तो पता लग जाएगा केवीएल क्या है केसीएल क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक यहाँ तक, नेक्स्ट स्लाइड ले लूं जल्दी, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल है ना, जल्दी इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, आगे फिर नहीं तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, अभी तक जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चार्ज रेस्ट कंडीशन में था। अब चार्ज मूव होगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, उसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो क्या होगा, चार्ज मूव होता है देन करंट प्रोड्यूस होगी, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, और सेकंड इसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो है चार्ज मूव होने से रिलेटेड, और चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चार्ज मूव होता है तो इसके सराउंडेड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्टडी होगी, यानी कि दोनों चैप्टर एक थे, जो निकले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अभी चार्ज मूव हो रहा है तो चार्ज मूव होगा तो ये चैप्टर, इस चैप्टर में तो अपन करंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वाले में चार्ज मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, C by T, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ, हाँ जाने किसने तो वो टी क्यू बाई टी कर दिया, मेरे को पागल कर दिया, ठीक है। यानी कि करंट क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। डेफिनेशन जिसको लिखनी, मतलब ये है इसका मतलब, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होता है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो आई इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई टी। अब इसमें अलग अलग केस देखेंगे, पहले तो जनरल डेफिनेशन लिख लो, फिर इसमें वेरिएबल फॉर्म में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, उनकी बात करेंगे। तो पहले तो लिखो द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, the flow of charge through a cross sectional area per unit time, per unit time is known as electric current. I equals to Q by T, I equals to Q by T। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये तो जब होगा जब Q क्या हो, कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा हो, किसी पर यूनिट टाइम में कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा हो। बट आपसे मैं अब एग्जांपल की बात करता हूँ, तो आप घर से गाड़ी लेके निकले, बाइक लेके जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो और वहाँ यहाँ से 10 AM पे निकले और आप जहाँ पे भी पहुँच रहे हो वहाँ 12 o'clock पहुँच गए आप। कौन सा पॉइंट, कितने 10 AM पे निकले और 12 PM पे पहुँच रहे हो, तो 12 PM पे पहुँचोगे तो उस केस में क्या होगा, वहां जाते हैं आपसे कोई पूछे किस स्पीड से आए हो, तो क्या स्पीड बताओगे सामने वाले को, कि घर से निकला था जब 20 थी, फिर हाईवे पे आया तो 60 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 80 हो गई, इतने में कोई चिपका देगा कि पागल बना रहे। तो फिर वहां जो उनको बताओगे वो कौन सी स्पीड होगी, एक एवरेज स्पीड होती ना भाई, इतनी स्पीड से आते तब भी इतने ही टाइम में पहुंचते। तो यहाँ पे जब वेरिएबल चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो फिर आप कौन सा करंट होगा अपने पास, कौन
कौन सा करंट होगा, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, बेटा कौन सा चैप्टर आ रहा है यार, इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है सामने, मैं चैट ऑन कर दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ कि कौन सा चैप्टर चल रहा है क्या है। इलेक्ट्रिक करंट चला दिया ना मैंने, नेटवर्क चले गए थे तो डेफिनेशन बोल दो। अरे यार द फ्लो, ये 10th क्लास की डेफिनेशन पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अब बात कर रहा था मैं किसकी, जब चार्ज वेरिएबल फॉर्म में हो तो फिर कौन सा करंट फाइंड होगा, एवरेज करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला, इफ डेल्टा क्यू चार्ज passing through the area of cross section in delta t time intervals is कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया एवरेज के लिए, है ना। अब ये कहाँ अप्लाई होगा, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ अप्लाई होंगे, वहाँ ध्यान रखना है बस। चार्ज वेरिएबल होगा, चार्ज वेरिएबल होने का मतलब वो टाइम पे डिपेंड होगा, क्योंकि इक्वेशन देगा वो 3t स्क्वायर प्लस 4t, यानी कि टाइम की वैल्यू चेंज होने पे Q की वैल्यू चेंज होती है, तो फिर वो क्या निकालना होता है, एवरेज। ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, फर्स्ट तो कांस्टेंट चार्ज फ्लो रहा हो तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज वेरिएबल फॉर्म हो रहा हो और वो टोटल करंट पूछे तो क्या निकालेंगे, एवरेज। ये कौन सा करंट था, एवरेज। अब आप वहां पहुंचे, आप 10 AM पे निकले थे और 12 PM पे पहुंच गए, लेकिन पापा का बीच में ही फोन आ गया, पापा का फोन आया 10:30 पे आया, गाड़ी की स्पीड बता, तो क्या करोगे आप, जस्ट उसी पॉइंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड बता दोगे, भाई इतनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे तो कांस्टेंट होगी ना, तो पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो होने वाली करंट को नाम देते हैं इनस्टेंटेनियस करंट। क्या नाम देते हैं, इनस्टेंटेनियस करंट, है ना। और कब, जब वो वेरिएबल फ्लो हो रही हो उस कंडीशन में, मैं डायरेक्ट लिख दूं आई इनस्टेंटेनियस, instantaneous current I equals to instantaneous current, कितना होगा इसका फॉर्मूला, dq अपॉन dt। यानी कि जब आपको वेरिएबल फॉर्म दी हुई हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ टाइम का, तो कौन सी करंट फाइंड होगी, इनस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। और एक फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, तो अपने पास एक करंट का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, Q की जगह एन ई रख दो, एन ई बाई टी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिए हो। तो करंट के फॉर्मूले कितने हो गए अपने पास, यहाँ ध्यान दो, 4 फॉर्मूले हो गए होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये करंट के फॉर्मूले थे। अब करंट की यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, जल्दी बोलो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, पॉजिटिव क्या है, एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ आई, ध्यान रखना क्या होती है, एम्पियर, राइट डाउन करते हैं ए से। और 1 एम्पियर की बात करेंगे तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यही हुआ ना 1 एम्पियर। तो 1 प्लस माइनस क्या है इसमें, यार प्लस माइनस पे जा रहे हो, प्लस माइनस क्या थे, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस है नहीं तो। अब पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ो फिर पता है, चार्ज की वैल्यू है प्लस माइनस है नहीं, यानी कि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, क्या पता कहाँ रहता है, सोए हुए है,
सोई सोई रातों में जग के आ गए। प्रीवियस पेज, ये लो वही प्रीवियस पेज। जब तक मैं उसकी बात कर रहा था चार्ज पे आ जाऊंगा, मतलब करंट पे आया था। करंट की यूनिट 1 एम्पियर, एम्पियर और 1 एम्पियर को 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड भी लिख सकते हैं। जब आपसे 1 एम्पियर पूछा डिफाइन दी 1 एम्पियर, वैसे पूछेंगे 12th क्लास में, पूछेंगे नहीं फिर भी, कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 कूलम flowing in 1 second, then the flow of current is 1 ampere। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला चार्ज कितना हो, 1 कूलम। कितने टाइम तक फ्लो हो रहा हो, 1 सेकंड तक, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। मुझे ये बताओ, करंट वेक्टर है या स्केलर? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना। लेकिन करंट के पास तो डायरेक्शन होती है ना। अरे करंट के पास तो हो, डायरेक्शन नहीं होती क्या? किसने कहा डायरेक्शन नहीं होती? करंट कहाँ फ्लो होती है? सर्किट की बात करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो होती है, या अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, या इन द डायरेक्शंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है। करंट की डायरेक्शन कैसे नहीं होती? वही होती है करंट की डायरेक्शन। हाँ, वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन कोई भी आप जैसा निकम्मा बेटा या बेटी अपने घर वालों का कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा? मतलब मेरे जैसा मान लो, आप जैसा नहीं मानो तो आप बहुत अच्छे हो, सब मानते हो अपने घर वालों का कहना, लेकिन मैं मान लो, मैं मेरे जैसा मान लो, कोई भी एक पर्सन है फैमिली में, वो उस फैमिली के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो घर वाले क्या कहेंगे? चल हट यहाँ से, भग जा बाहर। तो ऐसे ही ये बेचारी करंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये उनके रूल रेगुलेशन, जो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लॉ है, उनको फॉलो नहीं करती, तो उन्होंने इसको क्या किया, भगा दिया बाहर। तो होने में तो ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी काउंट जो होती है वो स्केलर में ही होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, या तीनों लिखना चाहो तो लिख दो कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अरे लिख सकते हो ना, ये तो सब कुछ मैंने एक लिख दी कि इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, हाई। और टेंसर इज, करंट इज अ टेंसर बोला हूं ना मैंने, मना थोड़ी कि मैंने, मेरे मुंह से भी निकला था टेंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला। अब इसके छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल है, उनकी बात कर लेते हैं, ज्यादा बात तो करेंगे नहीं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन, एम्पियर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, मैं होती तो लिख कर देता कोई, और आप लिख भी सकते हो, वैसे न्यूमेरिकल लिखो। इन दी कंडक्टर चार्ज दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, चार्ज क्यू कितना दिया हुआ है, 2t² प्लस टी कूलम। ठीक है, is flow in a definite between the intervals of time। फाइंड करना है, चार्ज ये दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट है करंट बिटवीन टाइम इंटरवल्स 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड, और सेकेंड करंट एट टाइम 2 सेकेंड
सेकेंड, जल्दी से फाइंड करो। 13 एम्पियर, कौन से वाले का? फर्स्ट का बता रहे हो, सेकंड का बता रहे हो? 13 फर्स्ट का 13, दूसरे का 9 का 2, 9 2 का मतलब 2 का 9, ऐसा रहेगा 2 का 9। और एक और भी तो आएगा, 2 सेकंड पे आया, 4 सेकंड पे, जल्दी जल्दी करो, 4 सेकंड पे 17 एम्पियर। हाँ, सबके आगे के आंसर फिर तो मैं नहीं बताऊं। और इसमें आएगा कितना कितना आ रहा है इसमें आंसर? 9 एम्पियर एंड 17 एम्पियर। सबके आगे ना आंसर बताने की जरूरत नहीं है ना सर, बताइए। अरे कुछ कह रहे हैं, बताइए। कुछ कह रहे हैं, बताइए तो बता देता हूँ। चलो भाई, जल्दी से बताऊंगा लेकिन इतना टाइम नहीं दूंगा। गिवन Q इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा? बताना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं यार कि बताओ, तो क्या कितना दिया हुआ था? 2t² प्लस टी, 2t² प्लस टी कूलम। अब फर्स्ट में देखो, इंटरवल्स ऑफ टाइम दिया हुआ है। इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालनी है तो क्या होगा भाई? एवरेज ही करंट फाइंड होगी ना। एवरेज का मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अरे बोर्ड में पूरा करना है तुमने। अभी तो मेरे को पता है, जो आज जिसने आंसर भेजे ना उसने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट ना करें, ऐसे करें पूरा। 2t² प्लस टी, यहाँ पे 2 का मतलब पहले कितना कितना करंट दिया है? 4 सेकेंड। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड माइनस 2t² प्लस टी, t इक्वल्स टू 2 और 4 माइनस 2, तो कितना हो गया? वैल्यू रख के डायरेक्ट लिख दूं? अब तो आप पूरी सोल्व करनी, लेकिन बोर्ड में बिल्कुल बेसिक दिया है मानता हूँ, लेकिन यार जिसको आ जाए उसके लिए बेसिक, जिसके नहीं आए उसको क्या करो, बेसिक ही न्यूमेरिकल आते हैं, चिंता मत करो। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अपॉन 2, सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 13 एम्पियर। कर दोगे ना? अब कर लेना। मैं दूसरे की बात करता हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसमें क्या पूछा था? 8 टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यानी क्या निकलेगा बेटा? इनस्टेंटेनियस। और इनस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या था? I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो पहले I d बाई डी टी, क्यू की वैल्यू कितनी थी? 2t² प्लस टी, यही है ना? 2t² प्लस टी, तो कितना आ गया ये? 4t प्लस 1, ये है ना एम्पियर। पहले करंट निकालना पड़ेगा। अब I इक्वल्स टू कब? t इक्वल्स टू 2 प्लेस कर दोगे तो 4 8 और एक 9 एम्पियर आ गया। और I t इक्वल्स टू 4 एम्पियर प्लेस कर दोगे तो 16 प्लस 1 17 एम्पियर आ गया। बस आंसर आ गया। ठीक है? अरे किसी को कुछ डाउट है अभी भी? नहीं है ना? बेसिक बेसिक ही न्यूमेरिकल है ये, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है। नेक्स्ट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और लिख लो, और तो क्या बताऊं। 10 रेज टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। 10 raised to power 8 electrons passing through an area of an 10 raised to power 8 electrons passing through an area of conductors. Find out the current in the conductor.
मिनट सोच रहा हूँ टाइम कहाँ गया इसका. इलेक्ट्रॉन 10 है. इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ कंडक्टर्स इन. करके आप बताइए. ठीक. फाइंड आउट द करंट इन द कंडक्टर. कुछ गड़बड़ हुई है न्यूमेरिकल में. फाइंड आउट ऐसा कर दो. फाइंड आउट द करंट इन 1 सेकेंड. ऐसा कर दो. फाइंड आउट द करंट इन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड. अब पर सेकेंड नहीं. ठीक है. पर सेकेंड निकालो ना. वही तो कह रहा हूँ. 1.6 इंटू 10⁻⁻11 एम्पियर. क्योंकि 10 और 8. ठीक है. क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन तो लिखा के खत्म हो गया. क्वेश्चन रिपीट करूं? मैंने लिखा था 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ कंडक्टर्स. फाइंड आउट द करंट इन द कंडक्टर्स इन 1 सेकेंड. 2 मंथ की प्रिपरेशन से 100 ला सकते हैं क्या? मेहनत करो, ला सकते हैं. क्यों नहीं ला सकते? भाई इसका आंसर तो सीधा सा था ना. मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं. I इक्वल टू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो क्या होगा? Ne/T. तो n तो कितने हैं? 10⁻8 और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1. 1.6 इंटू 10⁻⁻11 एम्पियर. ठीक है. अरे ठीक है. अब अपने वो भी है चीजें. ओम्स लॉ वगैरह. ओम्स लॉ है उसकी चीजें. वैसे जल्दी से पढ़ लो. ओम्स लॉ वगैरह में ज्यादा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि 10th की चीजें. वैसे ओम्स लॉ क्या होता है? ये ओम्स लॉ. अरे ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. 16 and 10 की पावर 11 से करंट फ्लो होता है या चार्ज. मतलब आयुष राज. फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट नाम देते हैं. चार्ज फ्लो होता है उनको ही करंट नाम देते हैं. ऐसा नहीं करंट कोई अलग से चीज है. ओम्स लॉ बोलो जल्दी. जल्दी जल्दी पढ़ो. ये छोटी छोटी चीजें तो खत्म करो. अपन को मेन टारगेट पे आना है. ओम्स ने जो दिया था वही ओम्स लॉ था है. चलो ध्यान रखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. लेकिन ये 10th की तरह मत ध्यान रखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ है. उसके लिए कुछ कांस्टेंट लेने होते हैं. और कांस्टेंट क्या क्या लेने होते हैं यहाँ पे ध्यान दो. ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A. इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या क्या. और इसकी लेंथ जो है L. और इसका टेम्परेचर T. ये तीनों कांस्टेंट लेंगे. फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट. और फिजिकल कंडीशन में क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड लेंथ आर कांस्टेंट. लिख लो इसका स्टेटमेंट जिसे लिखना हो. मैं क्योंकि पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं. पूरा स्टेटमेंट यही है. इफ A, L and T आर कांस्टेंट. और A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, T टेम्परेचर. प्रीवियस पेज में क्या रह गया बेटा? ये लो जल्दी से आंसर लिख के आगे बढ़ो. टेम्परेचर आर कांस्टेंट then the potential drop across the end of the conductor is directly proportional to the flow of current in the conductor. लेकिन ये तभी प्रूव है जब if ALT कांस्टेंट है. ठीक है. पोटेंशियल ड्रॉप के बेस्ड क्या है? सर if I क्या लिख रहे हो? I and T are constant then potential drop के बेस्ड क्या है? रिपीट रिपीट रिपीट. धीरे से बोलो ना.
डेफिनेशन लिख रहे हो क्या इसकी? मैंने सोचा नहीं लिख रहे। डेफिनेशन लिख रहे हो तो लिखो फिर, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and length of conductor, area of cross section, comma length of conductor and temperature are constant, then the potential drop, across the end of the conductor, is directly proportional to the current flowing in the conductor. अब पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो ये फिर लिख लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, वो होगा क्या? R। तो R इक्वल्स टू V बाई I, या R है क्या है? R resistance of the conductor R resistance of the conductor। मुझे ये बताओ R की यूनिट, जल्दी जल्दी बोल दो। R की यूनिट ओम, यूनिट ऑफ R ओम लिखते, सिंबल इसका ये है। और 1 ओम की बात करोगे तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होगा, है ना? इसके बाद R डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ये लो प्रीवियस पेज किसका था, जल्दी लिखो जिसको प्रीवियस पेज से काम था। R does not depends on, ध्यान रखना डिपेंड्स ऑन, V एंड I पे तो डिपेंड नहीं करता। बहुत सारों ने V एंड I लिखा है, जो कांस्टेंट लिया तब जाके वो रिलेशन आया है भाई, तो उन्हीं पे डिपेंड करेगा। ये R किस पे डिपेंड करेगा? A, L एंड T इन पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड टेम्परेचर V और I पे डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले में आने का मतलब उस पे डिपेंड नहीं होता। और मटेरियल पे तो करेगा, इसे मैं मटेरियल की मना ही नहीं कर रहा। मटेरियल्स, ठीक है। अब रजिस्टिविटी तो इनसे मिलके बनती है भाई। अब मुझे बताओ, ग्राफ से भी बहुत सी बार एक क्वेश्चन आ जाता है। रो एल बाई ए अभी करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, रुक तो जाओ, तसल्ली रखो। एक ग्राफ आ जाता है बहुत सी बार भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V एंड I क्या है? V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये V और ये I। इसको ऐसा करो, I बाई V ऐसे नहीं आता, कर्व में आता है I इधर होता है, V इधर होता है। यहाँ से स्लोप निकाला, ठीक है। अरे ये लो ना, इसका स्लोप निकाला, तो स्लोप निकालोगे तो ये टेन थीटा, तो स्लोप निकालोगे तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास? स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा? I बाई वी आएगा ना, तो I बाई वी किसके इक्वल हो गया? 1 बाई आर। तो ध्यान रखना, ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं
ग्राफ किस फॉर्म में है, आई वी की फॉर्म में है तो 1/r आएगा, और वी और आई की फॉर्म में है तो r आएगा। ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं अपन वैल्यू। और अभी अभी अपन ने देखा था डिपेंडेंसी ऑफ r, तो उसके लिए r का मतलब रेजिस्टेंस है ना। फर्स्ट बात करें r, जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली। अरे लेंथ के इंक्रीज करने पे, किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज, यानी कि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली, क्योंकि एरिया बढ़ा दोगे तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आराम से आ सकते हैं, एरिया डबल कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ दोनों में अलग अलग होता है, कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर दोनों। यहाँ तो बात कर रहा हूँ मैं कंडक्टर की, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे लास्ट में तब सेमीकंडक्टर की बात करें, दोनों में अपोजिट होता है क्या। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर में, मैं पहले ही बोल देता हूँ, फोर कंडक्टर आर भी इंक्रीज होगा। अरे इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहते हैं आराम से कंडक्टर में, वो एक्साइट मोड में आ जाते हैं, यानी कि ज्यादा एनर्जी आ गई, और ज्यादा एनर्जी के चक्कर में एक दूसरे से कोलिजन बढ़ जाता है उनका, इधर उधर इधर उधर इधर उधर एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी पहले से भी डिक्रीज हो जाती है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर में तो इंक्रीज होता है, सेमी कंडक्टर की बात करें तो डिक्रीज होता है। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन, वो एक अलग चीज। अभी तो इसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। रजिस्टिविटी, और इसी का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी? अभी अभी अपन ने देखा, क्या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लैंग्वेज में लिख सकते हो ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड resistance of the conductor is inversely proportional to the cross sectional area, that is by equation 1 and 2, R is L by A, ये हो जाएगा by equation 1 and 2 से। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, तो ये वो कांस्टेंट रो ही आता है, रो L by A। रोले, पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे, रोले रो एल बाई ए आर इक्वल टू, तो यहाँ तो अपन रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं इसलिए रो निकाल लो, रो इक्वल टू आर अपॉन एल। रो है रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रो रजिस्टिविटी कंडक्टर। ठीक है, रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ से रो को डिफाइन करोगे, तो अभी तक तो रो को डिफाइन ही नहीं किया है, तो रो को डिफाइन करोगे तो क्या कर दोगे, इफ L equals to 1 meter and A equals to 1 meter square, then rho equals to क्या आ जाएगा, R। अरे आएगा नहीं आएगा, अभी लिखेंगे, ऐसा यूनिट भी लिखेंगे।
बात नहीं करते यहाँ पे, जो आता है वही तो लेंगे, नहीं आता है उसको क्यों ले लेंगे भाई। करंट में तो कंट्रीब्यूट नहीं, स्पीड बढ़ती है ना, वो तो करंट में तो कंट्रीब्यूट है बेटा। अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यार। स्पीड बढ़ती नहीं है, स्पीड रिजल्टेंट स्पीड की बात करें तो पहले से भी कम हो जाती है उनकी। एक दूसरे से कोलिजन बढ़ गया तो पहले से भी कम हो गई, स्पीड बढ़ी नहीं है। ठीक, जो यहाँ से डेफिनेशन कर लिख सकते हैं इसकी, लिखो डेफिनेशन। टी क्या आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट कंडक्टर की बात करें तो डायरेक्टली नहीं होता है, वो कुछ स्क्वायर रूट वगैरह में आती है, डायरेक्टली नहीं बोलते उसको। अभी यूनिट भी लिखे हैं, पहले इसको डिफाइन तो कर दो। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू, अभी बताएंगे, सब बता रहे, तसल्ली तो रखो। अरे स्पीड पहले बढ़ेगी कब बोल दिया मैंने यार, मैंने बोला स्पीड इंक्रीज होगी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन रिजल्टेंट इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड वो वाइब्रेट तेजी तेजी करने लग जाते हैं, लेकिन रिजल्टेंट स्पीड तो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बोलो इसको, लिखो फटाफट, आगे बढ़ो। अरे वो कंडक्टर पे बैठा है, अभी कंडक्टर वाले की समझा रहा हूँ, ओम्स लॉ की बात कर रहा है। अभी एक कोई किसी के कमेंट आ रहे हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड, वो अभी उसको क्लियर नहीं हुआ, डिपेंडेंसी पे बैठा है, इसलिए वो बात की थी, किस में आप मत सोचो। इधर आओ आप, तो अभी लिखो रो इक्वल टू आर, इसको डिफाइन कर रहा हूँ, रो इक्वल टू आर, इस पे आ जाओ। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, resistivity of the conductor is equal to resistance if the length of the conductor is, if length of the conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, and area of cross section is 1 meter square। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी ऐसा यूनिट बताओ जल्दी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम इनवर्स क्यों हो जाएगी भाई, ओम मीटर होगी ना केवल, देखो तो सही यार। ओम मीटर, हाँ, आर ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, बच गया ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। ये किस पे डिपेंड करेगा, रो डिपेंड्स ऑन और रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ध्यान रखना, एल और ए पे तो नहीं करता, डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हाँ उस पे तो करेगा इसी, मटेरियल ही है ना, मटेरियल्स और टेम्परेचर। ठीक है, बहुत है। रिपीट लास्ट लाइन, क्या रिपीट कर रहा था यार, मैं आगे आ जाता हूँ, तुम मुझे वापस पीछे ले जाते हो। क्या लिख रहा था मैं, रेजिस्टिविटी ऑफ दी, मेरे पास कुछ होता नहीं है, मैं जैसे दिखा देता हूँ बोलते बोलते ही, और फिर तुम पूछते हो पीछे जाओ, वो लैंग्वेज कैसे बनेगी। लिखो चलो, इतना बाइंड दिया होगा तो थोड़ी तो बनेगी। रेजिस्टिविटी is equal to resistance when the length of the conductor, if the length of the conductor is 1 meter and area of cross section of the conductor is 1 meter square। ठीक है, जो लिखा है वही था, फॉर्मूले में जो आ रहा है उस पर क्यों नहीं करता डिपेंड बेटा, ये कब आए, फॉर्मूला में जो आया है। म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज, अभी नहीं करूंगा मैं म्यूट, एक ही बच्चा थोड़ी बेटा, आप मेरे से फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ लें।
क्या बोल रहा मैं सर, फॉर्मूले में जो आ रहा है उस पे यू क्यों नहीं डिपेंड करता? बेटा ये फॉर्मूले में आए कब, यहाँ देखो। अभी करें क्या फोन, रात को करना? मैं तेरे को कुछ और मान के बात कर लूंगा ना। गजब कर रहा है यार, अभी फोन करें क्या? अभी क्लास ले रहा हूँ, तो रात को करना फोन आराम से 11 बजे के आसपास। फिर अब मैं तेरे को कुछ और मान के बात करूंगा ना, तो इंटरेस्ट आएगा तेरे को। बातें ऐसी करते हैं यार। चलो, ये फॉर्मूले पे क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये आए कब है, जब ये देखो ये कांस्टेंट लिए हैं तब जाके फॉर्मूला आया है। ये कांस्टेंट नहीं लोगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा, इसलिए ये इन पे डिपेंड करने की जगह जो कांस्टेंट लिए हैं उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो चेंज हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i नहीं आने वाला यदि क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल हुआ या l लेंथ चेंज हो रही है, तो ये रिलेशन आएगा ही नहीं। इसलिए वो उन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अभी। रो हो गया, रजिस्टिविटी तक पहुंच गए, तो वो छोटी छोटी डेफिनेशन में लिख लो, मैं लिखाऊंगा नहीं। एक होता है कंडक्टेंस। क्या होता है ये कंडक्टेंस? जी, रेसिप्रोकल ऑफ दी कंडक्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस, है ना। और 1/r इसकी यूनिट। ये छोटी छोटी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसको कोई नहीं बताता, डायरेक्ट चैप्टर मेन चैप्टर पे आ जाता है। ऐसा ही यूनिट। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ही क्या नाम देते हैं? उल्टा। ओम का उल्टा हो गया मोह, और इस मोह को ही साइमन, साइमन भी नाम देते हैं, ध्यान रखना। साइमन। और जिसको एस से लिखते हैं, ये मोह के ही है, सेकंड नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी कंडक्टिविटी। क्या होती है कंडक्टिविटी? 1 रेजिस्टिविटी, ये होती है कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ दी सिग्मा, सिग्मा ही तो है। ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको मो मीटर इनवर्स भी नाम दे सकते हैं। AMGIS, एमजीज। एमजीज मतलब मैं समझा नहीं। AMGS सिग्मा, सिग्मा का उल्टा कर दिया क्या तेने? नहीं किया ये भी? हाँ कर दिया। माँ है वो, माँ। अपनी माँ को उल्टा कर रहा है तू यार। सिग्मा, माँ को उल्टा कर दिया तेने, शर्म आनी चाहिए। चलो आगे चलो, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर दो आज। फिर कह रहा हूं मैं, वो ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन होती है ना। ये 10th क्लास के टॉपिक पढ़े हैं अभी, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। भाई यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ। किस फॉर्म में? करंट को फ्लो करवाने में। ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन आप लिख लेना। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done by the source of EMF, by the source of EMF to maintain the current in the circuit, to maintain the current in the circuit। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले। ये वर्क डन ही होता है, लेकिन इसको एनर्जी नाम देते हैं, और वर्क डन ही एनर्जी होती है। तो फिर E इक्वल्स टू W, और W का फॉर्मूला सोर्स ऑफ EMF की फॉर्म में तो यही होगा, VQ, V इक्वल्स टू IR। तो ये IR है, क्या कर रहा हूँ, V इक्वल्स टू IR। पहले Q इक्वल्स टू IT कर दो, हो सकता है ना Q इक्वल्स टू IT। तो V इक्वल्स टू IR करोगे तो I स्क्वायर RT
और आई की जगह v बाई आर लिखोगे तो v स्क्वायर बाई आर, ये सभी फॉर्मूले इसी के हैं एनर्जी के। क्या रिपीट कर दूं भाई? अब आया रिपीट कर दो, क्या रिपीट करूं? भूल गया मैं सब, माइंड रिस्टोर हो गया। 10th में पढ़े थे, हाँ 10th की बात है। और इलेक्ट्रिकल पावर, पावर पे आ जाओ। इलेक्ट्रिकल पावर P क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हटा दो सब में से T, यानी कि सबसे पहला था VIT अपॉन T, T से T खत्म, P इक्वल्स टू VI। इनकी यूनिट तो ध्यान है ना भाई, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ध्यान रखना, अरे इसकी एनर्जी की पूछ रहा हूँ, वहां उधर पेज पे तो वोट ही लिख रहे हो। अदर यूनिट, इसकी कॉमर्शियल यूनिट भी होती है एक, वो ध्यान रख लेना आपने, तो वो काम आएगी नहीं वैसे। 1 kWh, उसी को नाम देते हैं 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, उधर हॉर्स पावर। हाँ, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये सब इसी के फॉर्मूले हैं। और इसकी SI यूनिट की बात करोगे तो वॉट, जिसको लिखते हैं W, जूल पर सेकंड नाम दे दो, या W, बबलू, W। प्रीवियस पेज पे कहाँ आ गया यार? जल्दी जल्दी चलो, प्रीवियस पेज तो निकल गया, भूल गया मैं। सर आज तो 10th का ही पढ़ाया है ना, 10th का क्या पढ़ाया था? ये सब क्या करूं, छुड़वा देता तब भी तुम कहते कि छुड़वा दिया। ऐसे पढ़ा दूं, ऐसा यूनिट वॉट, इलेक्ट्रिसिटी है तो पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा। वॉट, वॉट के बाद अदर यूनिट, एक हॉर्स पावर भी होती है अदर यूनिट, जो होती है HP हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर में कितने वोट? 746 वोट। ठीक है, और क्या बच गया? 10th के टॉपिक बता दो ताकि आगे याद नहीं आए। और कौन से टॉपिक बच गए? कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस हट चुका है, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस में नहीं पढ़ाऊंगा है ना, हट चुका है वो। एक तो तुम रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ो मेरे से, है ना। वो सीरीज में तो आता है R प्लस R सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट सेम होती थी रेजिस्टेंस में, ईच रेजिस्टेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, टाइम नहीं हुआ, नहीं छोड़ू किसी को भी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से लिखते हैं। मुझे ये बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले मैं बेसिक बात करता हूँ। अपने पास, आपके पास कोई भी आयरन का पीस पड़ा होगा, देखो आप जिस चेयर पे बैठे होंगे उसके नीचे आयरन की रोड लगी होगी। कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? अरे वो आयरन है ना, वुड की है, वुड की नहीं बात कर रहा, कोई भी आयरन की ले लो, कोई भी आयरन का एक पीस ले लो, टेबल रखी है, टेबल पीछे उसके हाथ लगाएंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो फ्री होता है, जैसे तुम कोटा में आके रहते थे और घर वाले वहीं रहते थे आपके आपके होम टाउन में, तो आप क्या थे? फ्री माइंड थे, तो कहीं पे भी उठ के चल दिए, किधर भी चल दिए, कभी भी आ गए। तो जो फ्री होता है वो चुपचाप बैठता ही नहीं है, वो इधर उधर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। जब वो इधर उधर चलेगा तो फिर करंट फ्लो होना चाहिए ना। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो भाई मैं इसके हाथ लगा के करंट तो नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी? जब वो आयरन की रोड है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रही है इधर उधर,
इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो तो जो फ्री है वो इधर उधर मूव कर ही रहा होगा, फिर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होता है, नेट जीरो होता है। हाँ ध्यान रखा करो, ये रेंडमली मूव करते हैं, जब फ्री होता है ना तुम एक जगह नहीं जाओगे, इधर उधर कहीं पे भी दौड़ोगे। दिन भर की नेट डिस्प्लेसमेंट निकाले आपका तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ से एक वायर इसे टच कर दिया, अब हाथ लगाओ, मैं तो नहीं जा रहा, आप चल जाओ हाथ लगाने, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन मान लो पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे, तो ये करंट फ्लो करेगा। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव हुए, आप क्या कहना चाहते हो कि हम फालतू हैं? नहीं, सबकी थोड़ी कह रहा हूं, मैं खुद फालतू हूँ यार। मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, मैं पढ़ाता रहता हूँ फालतू। कोई फालतू नहीं है, मैं फालतू हूँ, टेंशन मत लो, अपने ऊपर मत लिया करो। बहुत सारों के मैसेज आ रहे हैं, मैं फालतू हूँ। वो स्माइली आ रही है ऊपर करके, क्या बताऊं मैं? हो गया ना कंप्लीट काम। भाई वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव होता है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही मूव होगा तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है तो सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, तो इन सबकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को क्या क्या नाम देते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कल। स्क्रीनशॉट वाले रेडी रहे, स्क्रीनशॉट। अरे यार बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, मैं नहीं दे रहा यार, इतने सारे पेज हो जाते हैं, तुम कहते हो स्क्रीनशॉट, अरे पागल हो गए। जल्दी जल्दी लो, पेज नंबर 1। डांटना मत, रहने दो सर। अरे जिसको लेने उसको तो दूं। पेज नंबर 2, बोर्ड्स में बॉल पेन, बॉल पेन यूज करो ना, तो कौन सा पेन यूज करोगे? क्लास एंड, हाँ बेटा जिसको जाना है, क्या बोर्ड्स, क्या भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो बताओ मेरे को, एक बार इसमें बना दो। अरे यार मैं कोई स्क्रीनशॉट, हाँ व्हाट्सएप पे डाल देना, वो स्क्रीनशॉट बहुत है, हो गया खत्म क्लास। आ जाएंगे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर रिकॉर्डिंग पर एक पूछो यार, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, उससे पहले तो ऊपर चली जाती है। रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई है, बोर्ड्स कब होगा कोई कंफर्म नहीं है, नो आइडिया। अभी तक गवर्नमेंट ही हलचल कर रही है, इसमें ही होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, मई वही में मत सोचो, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।